introduced a new act. See. बहुत सारे हम लोग स्कैम्स देखने वाले, सहारा का भी स्कैम देखने वाले हैं. ओके, सो दिस विल हैपन स्लोली एंड ग्रेजुअली. नमस्कार, आज हम सत्यम स्कैम के बारे में बात करेंगे. 1987 में वी रामालिंगा राजू ने अपने ब्रदर इन लॉ के साथ सत्यम कंप्यूटर की शुरुआत की, जो कि एक हैदराबाद बेस्ड आईटी कंपनी थी. सत्यम कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले बी रामालिंगा राजू का कॉटन मिल का बिजनेस था. 1991-92 में सत्यम कंप्यूटर बीएसई पर लिस्ट हो गई और 2001 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गई. सत्यम कंप्यूटर इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक थी और उसके लिए सत्यम कंप्यूटर को और बी रामालिंगा राजू को कई अवार्ड्स मिले थे. सत्यम अच्छे ग्रोथ ट्रैक पर थी, पर रियल एस्टेट में चल रही बूम की वजह से राजू का ध्यान रियल एस्टेट की तरफ जाने लगा. हैदराबाद और अलग है क्या आपको? There was a company which was a software manufacturing company which was incorporated in हैदराबाद और अलग अलग जगह पर लैंड प्रॉपर्टीज खरीदना शुरू किया. मेटस इंफ्रा, जिसे राजू ने 1988 में शुरू किया था, और मेटस प्रॉपर्टीज, इन कंपनीज के नाम पर, अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पर और अपने नाम पर राजू प्रॉपर्टीज खरीदने लगा. राजू बहुत ही अग्रेसिवली प्रॉपर्टीज खरीदने लगा. जब राजू को प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए और पैसों की जरूरत पड़ने लगी, तब राजू सत्यम कंप्यूटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनिपुलेट करने लगा, यानी उनमें हेराफेरी करने लगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी को एक्चुअल में 60 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर राजू 600 करोड़ का प्रॉफिट दिखाता था और ऐसा करके ये दिखाने की कोशिश करने लगा कि सत्यम बहुत तेजी से ग्रो हो रही है. तो विंडो ड्रेसिंग की, विंडो ड्रेसिंग आप अगर देखोगे, एक्चुअल प्रॉफिट वाज ओनली 60 करोड़, बट ही वाज शोइंग बोगस सेल्स. बोगस सेल्स मतलब एक्चुअल में सेल्स हुआ नहीं है, बट बुक में बताया है कि सेल हुआ है. तो सेल ज्यादा हुआ है मतलब प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, प्रॉफिट ज्यादा हुआ है मतलब उतना ज्यादा कैश जनरेट किया है कंपनी ने. बट रियलिटी में क्या कंपनी ने इतना कैश जनरेट किया है? नहीं. 60 करोड़ रियलिटी का और 600 करोड़ आप फेक बता रहे हो, मतलब ऑलमोस्ट आप समझो 540 करोड़ इज बोगस सेल्स, जो रियलिटी में कभी एग्जिस्टेंस में था ही नहीं. और ऐसे करके ऑब्वियसली उसने ग्रोथ इतनी ज्यादा बता दी जो रियलिटी में कभी हुई नहीं थी. सत्यम कंप्यूटर की लगातार दिख रही ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स के चलते सत्यम की शेयर प्राइस बढ़ने लगी. उस बढ़ती हुई शेयर प्राइस पर राजू और राजू का भाई बी रामा राजू अपने शेयर्स बेचने लगे और अपने बाकी शेयर्स कोलैटरल यानी गिरवी रखकर उन पर लोन लेने लगे और उन पैसों से प्रॉपर्टीज खरीदने लगे. प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए राजू ने करीब 365 कंपनीज खोली थी. राजू अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स इनके नाम पर जमीन खरीदता था. उनके फार्म में काम करने वाले लोग जिनकी तनख्वाह 4 से 5 हजार रुपए थी, उन्हें भी राजू ने उन 365 में से कुछ कंपनीज का डायरेक्टर बनाकर उनके नाम पर जमीन खरीदी और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को भी उन कंपनीज का डायरेक्टर बना दिया. अभी तो कुछ नहीं, आगे देखो. मेट्रो मैन श्रीधरन का कहना था कि राजू के पास हैदराबाद के प्रपोज्ड मेट्रो रूट की इनसाइड इन्फॉर्मेशन थी, यानी पहले से ही राजू को उस मेट्रो लाइन का रूट पता था. राजू अग्रेसिवली उस प्रपोज्ड मेट्रो ट्रैक के नजदीक की जमीनें खरीदने लगा, ये सोचकर कि जब मेट्रो लाइन बन जाएगी तब उस जगह के रेट्स कई गुना बढ़ जाएंगे और रियल एस्टेट से जो प्रॉफिट मिलेगा उसमें से कुछ पैसे सत्यम में डालकर राजू ने दिखाए झूठे फाइनेंशियल फिगर्स जैसे कि सेल्स, प्रॉफिट एटसेट्रा, और सत्यम के एक्चुअल सेल्स और प्रॉफिट के गैप को आसानी से भर दिया जाएगा. तो उन्होंने क्या सोचा कि मेटिस के नाम से जो मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, मेट्रो लाइन बनने के बाद वो प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाएंगे और उसमें से जो भी मैं कैश क्रिएट करूंगा ना, वो मैं रूट कर लूंगा इन सत्यम. तो मेरा एक्चुअल और फेक का जो गैप है वो मैं कम कर दूंगा और धीरे धीरे आई विल बी एबल टू मैनेज एवरीथिंग. बट सब कुछ ऐसा मैनेज नहीं होता है. जितना आसान कहने के लिए लगता है, इतना रियलिटी में नहीं होता है. सत्यम कंप्यूटर का ज्यादा सेल्स दिखाने के लिए राजू फेक सेल्स इनवॉइसेस बनाने लगा. राजू ने 7500 फेक सेल्स इनवॉइसेस बनाई थी. फेक सेल्स इनवॉइसेस बनाकर सेल्स हो गया ये तो दिखा दिया, बट वेयर इज द प्रॉफिट? उस फेक सेल से मिला हुआ प्रॉफिट कहाँ है? तो उसके लिए राजू ने झूठे बैंक स्टेटमेंट्स दिखाकर फेक सेल से मिला हुआ पैसा बैंक में है ऐसा दिखा दिया, यानी बहुत सारा ऐसा कैश रिजर्व दिखाया जो एक्चुअल में था ही नहीं. सो बेसिकली सेल ज्यादा मतलब प्रॉफिट ज्यादा,
प्रॉफिट ज्यादा मतलब आपने उतना एक्स्ट्रा कैश इस साल बनाया है, जनरेट किया है। तो अब आप खुद बताओ, आप अकाउंट्स के एक्सपर्ट हो, आपने सेल्स ज्यादा बताया तो उतना कैश बनाया, तो यहां पे भी तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना प्रॉफिट, मतलब रिजर्व्स अगर आपका बढ़ा है तो आपका कैश या बैंक बैलेंस भी तो बढ़ना चाहिए ना। बट अब बुक एंट्री से मैंने ये तो बता दिया प्रॉफिट क्रिएट हुआ है, बट बैंक बैलेंस तो इज द एक्चुअल बैंक बैलेंस, तो दोनों तो टैली हो नहीं रहा है। तो करना क्या शुरू कर दिया, फेक एफडीज बताना चालू कर दिया, फिक्स डिपॉजिट्स, कि कैश जनरेट हुआ और हमने एफडी बना ली और अब वो एफडी की तरह बैंक में पड़ा हुआ है पैसा। तो ऐसे करके अब एक झूठ को कवर करने के लिए जैसे कहते हैं ना 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, वही सिलसिला इस कंपनी का शुरू हो गया। कई सालों तक राजू इसी तरह लगातार सेल्स, प्रॉफिट्स और बाकी फिगर्स को बढ़ाकर दिखाता रहा। कंपनी की अच्छी ग्रोथ दिखाकर राजू इन्वेस्टर्स को कंपनी की ओर अट्रैक्ट करता रहा, जिससे सत्यम कंप्यूटर की शेयर प्राइस बढ़ती चली गई और सत्यम के प्रमोटर्स लगातार ऊंची प्राइसेस पर अपने शेयर्स बेचते रहे। पैसे पब्लिक से लेते जा रहे। कांड के बारे में प्रमोटर और उसके ग्रुप को पता है और वो हाई शेयर प्राइसेस पे अपने शेयर्स जो है वो बेचते जा रहे, मतलब खुद का प्रॉफिट कमा ले रहे एट द लॉस ऑफ द पब्लिक एट लार्ज। मतलब क्या पब्लिक के ट्रस्ट के साथ ही खेल रहे थे रामलिंगा राजू। 1999 में सत्यम में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 24% थी। वहां से वो कम होते होते 2008 की एंडिंग तक सिर्फ 2% तक आ गई थी। कहां 24% प्रमोटर और ग्रुप की होल्डिंग थी और धीरे करके 8-9 सालों में उन्होंने अपनी होल्डिंग बस 2% पे ला ली। आप खुद सोचो, सपोज मैंने एसबीसी प्राइवेट लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट किया है, अरे मैं और सर वुड बी द टू पीपल हु आर मोस्ट कॉन्फिडेंट इन द कंपनी दैट वी हैव इनकॉर्पोरेटेड। क्योंकि अगर सर को और मुझे हमारी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी पे भरोसा नहीं होगा तो किसको होगा। आप सोचो कल जाके आप सीए बन जाते हो और आप बिजनेस करना चाहते हो इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी। कितने लोगों में फैमिली में बिजनेस किया जा रहा है थ्रू अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि कोई है कंपनी के रूप में कर रहे हैं। आप बताओ मुझे, अब कंपनी के रूप में आपके मम्मी पापा दादा दादी जो भी है अगर बिजनेस कर रहे हैं, वो तो यही चाहेंगे ना कि ज्यादा से ज्यादा स्टेक उनका रहे, वही चाहेंगे ना। क्यों वो चाहेंगे? अरे बिकॉज दिस शोज कॉन्फिडेंस इन द बिजनेस दैट यू हैव स्टार्टेड। अगर खुद मेरी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी में मैं 2% रखूंगी, आप बताओ मुझे, इज इट गिविंग अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव वाइब? अरे मैं तो चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा स्टेक मेरे पास रहे, क्योंकि मुझे पता है मेरी काबिलियत क्या है और मैं कंपनी को कहां से कहां पर लेके जाऊंगी। ये लोग क्या करते जा रहे हैं, अपने शेयर्स बेचते जा रहे और 24% से 24% से दे गॉट इट डाउन टू ओनली 2%। और उन पैसों का उपयोग उन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए किया। जैसे जैसे सत्यम का ऑपरेशन बढ़ता चला गया, वैसे वैसे एक्चुअल फिगर्स और राजू ने दिखाई झूठी फिगर्स के बीच का फासला बढ़ता गया और वो फासला एक बड़ी अमाउंट बन गया। 2008 में आए रिसेशन के कारण रियल एस्टेट मार्केट में बहुत स्लो डाउन यानी मंदी आई और अच्छे प्राइस पर प्रॉपर्टीज बेचकर एक्चुअल फिगर्स और फेक फिगर्स का गैप फिल करने का राजू का प्लान फेल हो गया। उसके बाद गैप फिल करने के लिए राजू ने नया प्लान बनाया। इस प्लान के अनुसार सत्यम कंप्यूटर मेटस इंफ्रा के 51% स्टेक्स और मेटस प्रॉपर्टीज के 100% स्टेक्स खरीदने वाली थी और राजू ने कहा था कि यह पैसा मेटस के प्रमोटर्स को जाएगा। मेटस इंफ्रा और मेटस प्रॉपर्टीज ये दोनों भी राजू फैमिली के ही बिजनेसेस थे। सत्यम को उल्टा पढ़ोगे तो मेटस बन जाता है। अरे हाँ, सत्यम, और यू नो सत्यम हैज कम फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स द ट्रूथ, सत्य। और इस कंपनी में सब कुछ हो रहा था सत्य के अलावा, सब कुछ फेक ही फेक था। फेक सेल्स, फेक इनवॉइसेस, फेक बैंक स्टेटमेंट्स, बोगस एम्प्लॉयज भी। 13,000 एम्प्लॉयज बोगस थे जिनके नाम पे हर महीने सैलरी विड्रॉ की जा रही थी, जो कभी थे ही नहीं। मतलब रामलिंगा राजू के घर में इनडायरेक्टली फ्लो हो रहा था वो पैसा। 13,000 एम्प्लॉयज पर मंथ इनटू 9 years दे डिड ऑल दिस कांड। और ये पैसा कहां जा रहा है? कंपनी की बुक्स में एक्सपेंस बता के राजू के घर पे ही तो जा रहा था। राजू ने सोचा, मतलब राजू जी ने सोचा, रामलिंगा राजू ने, कि मैं क्या करूंगा, कंपनी को टेक ओवर कर लूंगा। माइटिस इज जस्ट द रिवर्स ऑफ सत्यम, और उसमें सबसे मेन जो थे वो उनके बेटे ही थे माइटिस में।
तो उन्होंने सोचा आई विल टेक ओवर माइटिस. So when one company takes over another company, ना, this is known as internal restructuring, okay, wherein you are merge हो रहे हैं दो companies. So I'm taking over another company. Then your assets, your liabilities become my assets, my liabilities, and I give you a purchase consideration for the same. और ऐसा हो सकता है purchase consideration is actually over and above the assets minus liabilities because I'm giving that extra amount as goodwill. I'm giving that extra amount as goodwill. क्योंकि अब वो कंपनी का फ्यूचर प्रॉफिट भी अब मेरा होगा, तो इसलिए आई गिव एन एक्स्ट्रा अमाउंट. तो ये रामलिंगा राजू ने सोचा कि ये जो गैप था मेरा जो मैंने क्रिएट किया था, दैट आई विल शो एज इफ आई हैव पेड टू माइटिस फॉर द गुडविल ऑफ दैट कंपनी. बट ऐसे डिसीजंस लेने के लिए डायरेक्टर्स नहीं, शेयर होल्डर्स का भी ओपिनियन लेना पड़ता है. और शेयर होल्डर्स ने ये रेजोल्यूशन पास ही नहीं किया. कहा हमारी कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसके लिए लगता है एक बेंच, एक टेबल, लैपटॉप और इंटरनेट. उतना भी दे दिया ना, हमारी कंपनी काम कर सकती है. वाई वी वॉन्ट टू टाई अप विथ एन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, मतलब इट हैज नो रिलेशनशिप विद द सॉफ्टवेयर कंपनी दैट वी हैव. देखो अगर आप उसी फील्ड में एक्सपैंड कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर से आप हार्डवेयर में जा रहे हो तो बात अलग है. आपकी कंपनी सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर कर रही है और आप रियल एस्टेट में जा रहे हो, क्या इसका 1% भी कुछ रिलेशनशिप है? अरे बोलो ना. कल जाके एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड इज इनटू द कोचिंग ऑफ सीए स्टूडेंट्स. इट इज टेकिंग ओवर सम अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. मतलब संबंध क्या है दोनों का? Why will the shareholder say yes? Of course, हाँ, अगर मैं बात कर रही हूँ, आई एम टेकिंग ओवर सब 11th 12th और CS और CPA ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन या अकेडमी को मैं टेक ओवर कर रही हूँ तो मेरे को समझ में भी आता है दैट गोल्स आर अलाइंड, वी आर ऑल इनटू एजुकेशन. व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन विथ अल्कोहल? ये बच्चों की आंखों में कुछ और ही नजर आ रही है. देखो मैम आप नहीं समझोगे, सैटरडे शाम मिलते अब क्या भावनाएं समझ लो मैम, ऐसे बोल रहे हैं. तो ऑब्वियसली यहां पे इन लोगों ने मना कर दिया, कहा वी डोंट वांट टू बाय ओवर माइटिस, इट हैज नो रिलेशनशिप विद सत्यम एंड सत्यम इज डूइंग फेयरली गुड. व्हाई विल वी टेक ओवर दिस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी वेयर देयर इज अ रिसेशन इन रियल एस्टेट? तो रेजोल्यूशन वॉज नॉट पास्ड. तो प्लान बी जो था रामलिंगा राजू का वो भी फेल हो गया. राजू ने सोचा कि इस डील से ये दिखाने में मदद होगी कि एक्चुअल फिगर्स और झूठी फिगर्स में जो गैप था उन पैसों से इन दो कंपनीज को खरीदा गया है, जबकि एक्चुअल में कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा क्योंकि वो दोनों भी राजू फैमिली के ही बिजनेसेस थे. इस तरह एक्चुअल फिगर्स और फेक फिगर्स के बीच का गैप फिल हो जाएगा. 16 दिसंबर 2008 को सत्यम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस प्लान को तुरंत मंजूरी दी. शेयरहोल्डर्स की परमिशन लिए बिना ही राजू ने इस डील को सैंक्शन कर दिया. लेकिन सत्यम के इन्वेस्टर्स को यह डिसीजन कुछ ठीक नहीं लगी, स्पेशली सत्यम के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को. सत्यम के इस डिसीजन के बाद सत्यम के स्टॉक में जोरदार गिरावट हुई. यूएस के एक इन्वेस्टर ने सत्यम के खिलाफ लॉसूट भी फाइल किया और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर सत्यम के स्टॉक में 55% की गिरावट हुई, जिसके दबाव में आकर सत्यम ने मेटस प्रॉपर्टीज और मेटस इंफ्रा को अक्वायर करने का प्लान रद्द कर दिया. जैसे ही यह प्लान फेल हो गया, सत्यम के 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने रिजाइन कर दिया. गैप फिल करने का राजू के पास ये आखिरी ऑप्शन था. उसे भी फेल होते हुए देखकर राजू ने 7 जनवरी 2009 को ये कन्फेस यानी कबूल कर दिया कि सत्यम कंप्यूटर पिछले कई सालों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं. सो लेट्स हैव अ लुक कि कैसे राजू ने फाइनेंशियल ईयर 2008-2009 के दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट्स इन्फ्लेट किए थे. द एक्चुअल रेवेन्यू मतलब सेल्स होता है, was 2112. All figures are in crores. But हमने दिखाए कितने थे? 2700. Actual profit was only 61 crores. But we showed 649 crores. कितना ज्यादा गैप है. मतलब 60 का 100% भी 120 होता है और उससे भी कई गुना ज्यादा उनका प्रॉफिट हमने बताया है. सिमिलरली आप यहां पे देखो ना, कैश बैलेंस ये दिख रहा है, 3rd नंबर. एक्चुअल कैश बैलेंस वाज 321 crores and what are we showing in our books? Look at this figure and look at this figure, 5361 crores.
कितना विंडो ड्रेसिंग किया है इस कंपनी ने, और ये एक साल में नहीं किया, इट हैपेंड इन द नंबर ऑफ 8 to 9 years. इनफैक्ट जब रामलिंगा राजू ने सेबी को ये कन्फेशन लेटर लिखा ना, उसने वहां पे लिखा भी था एक सेंटेंस दैट आई वॉज राइडिंग अ लाइन जिसका खुद का कंट्रोल कैसे करना है वो मुझे खुद को ही नहीं पता था. दिस इज वॉट हैपेंड. पहले एक छोटे से प्लान से शुरुआत हुई, बट धीरे धीरे करके अब उस झूठ को छुपाने के पीछे इतने झूठ और इतना विंडो ड्रेसिंग होते गया दैट वन डे दैट बबल हैड टू बर्स्ट. कभी ना कभी तो वो सैचुरेशन लेवल आने वाला था कि आप कितना आप झूठ बोलोगे और कितना आप ये सब बताते जाओगे, फेक इनवॉइसेस, फेक सेल्स, एक विशियस सर्कल है वो. कभी ना कभी तो वो फूटने वाला था. और अब उन्होंने सोचा कि कोई और आके कुछ मुझे पकड़ ले या कुछ और कांड हो जाए, उसके पहले मैं ही खुद जाके अपने आप को सरेंडर कर देता हूं. सो ही कन्फेस्ड एंड ही सेड दैट. आफ्टर दैट, and see, look at the liabilities. They are showing they have zero liability. How can a company run with zero liabilities? You tell me. खुद SPC में हमने यहाँ पे हमारा ये जो ऑफिस है उसको गिरवी रखते हुए लोन लिया है. आप बताओ मुझे, how can a company, such big company, run without liabilities? Yes or no, guys? That's not possible. Even a छोटा किराना वाला अंकल has taken some loan or the other to grow his business. यहां पे आप इतनी बड़ी कंपनी रन कर रहे हो, सिर्फ इंडिया ही नहीं, you are also listed on international stock exchanges and you are saying you don't have a single rupee liability. How is that even possible? आप यहाँ देख सकते हो कि राजू ने दिखाया हुआ प्रॉफिट कंपनी के एक्चुअली तरह राजू कई. इसके बाद राजू के साथ साथ सत्यम और दिखाए गए फिगर्स के बीच 7,000 करोड़ का गैप था. टोटल 7,000 इसके बाद राजू के साथ साथ सत्यम के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स पर भी सवाल उठने लगे कि कंपनी पे. You know who the auditors were? PwC, one of the big fours, were the auditors of Satyam. तो रामलिंगा राजू को तो जेल भेजा गया था, बट उसके साथ साथ कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स को भी हमने पनिश किया था. बिकॉज ऑडिटर तो वही बंदा है जिस पे हम भरोसा करेंगे. हम तो शेयर होल्डर है, हमने कंपनी में पैसा लगाया और पैसा लगाने के बाद हम भूल गए क्योंकि हमको डे टू डे एक्टिविटीज में तो इन्वॉल्व किया ही नहीं गया है. बट अब ये ऑडिटर है जो कहता है हाँ हमने देखा है कि साल भर इन्होंने ये काम किया है, उसके पीछे का डॉक्यूमेंट्स देखा है, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बिलीव करो. अब अगर ऑडिटर भी इनसे मिल गया है तो भरोसा क्या रहेगा ना. आप सोचो ना, एक तो कंपनी और डायरेक्टर्स एक हो गए और ऑडिटर भी उनसे मिल गया. आप सोचो ना कितना धोखा वाला फीलिंग आम जनता को हुआ होगा जब ये न्यूज बाहर हुई थी, मतलब आई थी बाहर. द शेयर प्राइसेस शार्पली फेल डाउन. और इंडियन ही क्या, इवन इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस वर टोटली इन शॉक व्हेन दिस स्कैंडल केम आउट. पिछले कई सालों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनिपुलेट करती रही और ये हो सकता है. तो फिगर्स ऑडिटर का काम, पर यहाँ पर ऑडिटर ने भी शेयर होल्डर्स के साथ धोखेबाजी की. उन्हें फीस देता था. गवर्नमेंट ने तुरंत सत्यम पर नए बोर्ड मेंबर्स को अपॉइंट किया और सत्यम को पूरी तरह कोलैप्स महिंद्रा सत्यम कर दिया. रिपोर्ट के अनुसार राजू मनी लॉन्ड्रिंग करता था. आईटी कंपनी थी कि कुछ ही महीने पहले अपने सत्यम के शेयर्स बेचा. LIC जो सत्यम कंप्यूटर में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, आपकी ड्यूटी है कि आप चेक करो कि प्रमोटर्स अपने शेयर्स. ये जब जरूरी रहेगा तब मैं आपको बता दूंगी बाकी का वीडियो. आज के लिए इतना समझ लो कि इतने सारे कांड अगर हुए हैं, आप खुद बताओ. और ये तो ये एक कांड के बारे में मैं बात कर रही हूं, इसके अलावा तो इतने सारे केसेस आए हैं कि पूछो ही मत. ऑब्वियसली बात है पब्लिक का कॉन्फिडेंस कम होते गया और इसी डिक्लाइनिंग कॉन्फिडेंस को अब रीगेन करने के लिए इसीलिए जरूरी हो गया था कोई नए एक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए. एंड दैट इज व्हाई वी इंट्रोड्यूस द कंपनीज एक्ट 2013.